हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। हम ये पूरा चैप्टर एक वन शॉट में क्लियर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहे, सो दैट आपका हर कोई कंसेप्ट यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल नोट्स बनाए हैं, आपको हर कोई टॉपिक यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। सबसे पहले अगर हम सेल की डेफिनेशन के बारे में बात करें, सेल इज नोन एज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम अगर लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट के बारे में बात करें, वो है सेल। वो इसलिए क्योंकि बिलो द लेवल ऑफ सेल किसी भी चीज़ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने डेफिनेशन में ये भी कहा कि सेल इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वो इसलिए क्योंकि जो लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है सेल, और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं सेल के। इसके बाद हमने ये भी कहा कि जो फंक्शनल यूनिट है सेल का, सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो इसलिए क्योंकि जो एक सिंगल सेल है वो कैरी आउट कर सकती है सारी लाइफ प्रोसेस को। जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि एक सिंगल सेल कैरी आउट करती है सारी लाइफ प्रोसेस को, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या कुछ अदर लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं सिंगल सेल। इसके बाद अगर हम सेल स्टडी के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें, सेल बायोलॉजी जैसे हो गया, जब हम सेल की स्टडी करते हैं इन डिटेल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हम उस स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी। और जब हम सेल की स्टडी करते हैं विद लाइट माइक्रोस्कोप तो हम उस स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। इसके बाद आते हैं इवेंट्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। सबसे पहले अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब वो ऑब्जर्व करते कॉर्क ऑफ अ ट्री। उन्होंने क्या पाया, कुछ एम्प्टी चैम्बर्स है इस कॉर्क के अंदर जो कि रिजेंबल करते हैं विद हनी कॉम्ब, लाइक विद हनी कॉम्ब, और उन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया था सेल। सेल एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है एम्प्टी, लेकिन एक्चुअल में जो सेल टर्म है एक मिसनोमर टर्म है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा लेटर ऑन सेल अंदर से खाली नहीं होती, वो एम्प्टी नहीं होती, अंदर से इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं सेल के अंदर। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटन वॉन लीवेनहॉक। वो 1674 में आए। उन्होंने ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर को, ब्लड को, ह्यूमन सेवन को अपने सेल्फ डिजाइनर माइक्रोस्कोप के अंदर। उन्होंने क्या पाया, कुछ एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं इन सब फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट, और उन्होंने उनका नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। ये जो एंटन वॉन लीवेनहॉक है, ही वाज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। यानी कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, सेल की, लेकिन एक्चुअल में वो सेल लिविंग नहीं थी, वो डेड सेल थी। ये जो एंटन वॉन लीवेनहॉक है, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस फ्रॉम द ऑर्चिड रूट सेल। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए पुरकनजी। उन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म की। एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया दुजारदिन ने, लेकिन उन्होंने नाम दिया था उसको सारकोड। लेटर ऑन साइंटिस्ट आए पुरकनजी जिन्होंने नाम दिया था सारकोड को प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हॉक्सले। उन्होंने कहा जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज अ फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए शील्डन एंड शिवान। उन्होंने टुगेदरली एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने सेल थ्योरी को और ज़्यादा एडवांस तरीके में हमें समझाया था। उसके बाद एक और टॉपिक आता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने हैं। हमने ये पहले कहा कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं सेल के, और जो सेल है ये डिफर करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन शेप, इन साइज एंड इन नंबर। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जब एक ऑर्गेनिज्म बना होता है खाली एक सिंगल सेल का, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को बना कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं सारी लाइफ प्रोसेस को, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या कुछ अदर लाइफ प्रोसेस इसमें आती है। इसमें एग्जाम्पल आती है बैक्टीरिया की, एमोबा की, पैरामीशियम की और क्लाइडोमोनास की। उसके बाद आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म बना होता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स को, तो दो या दो ज़्यादा सेल्स से, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें एग्जांपल आती है फंगाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। जब एग्रीगेशन होती है या बहुत सारी सेल जब जुड़ जाती है तो वो फॉर्मेशन करती है एक टिश्यू की, और जो टिश्यू है परफॉर्म करता है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल। यानी कि एक सेल का डिवीजन होता है, उससे दो सेल्स होती है बन जाती है, 2 से 4 सेल्स बन जाती है, 4 सेल से 8 सेल्स बन जाती है, और 8 सेल से 16 सेल बन जाती है। इसी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। ये जो शेप एंड साइज है सेल का, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि शेप फंक्शन क्या है सेल का, इस पे शेप सेल की शेप बन जाती है। यहाँ पे कुछ सेल्स का मैंने साइज मेंशन किया है, जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट सेल देखी गई है, जिसका साइज है 0.1 to 0.3 नैनोमीटर। उसके बाद आता है बैक्टीरिया सेल का, जिसका साइज रेंज करता है 3 to 5 नैनोमीटर। आरबी साइज का जो साइज है वो है 7 नैनोमीटर। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो है 10 नैनोमीटर। उसके बाद अगर सबसे सिंगल लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें वो है ऑस्ट्रिच एग सेल। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल में जो बेसिक 3 फीचर्स प्रेजेंट है जो कि हर किसी सेल में प्रेजेंट है, वो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें,
सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि बने हैं कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की। ये सिलेक्टिवली परमेबल है नेचर में, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को एलो करते टू एंटर एंड टू एग्जिट फ्रॉम द सेल। ये फ्लेक्सिबल है इन नेचर और इसी वजह से इससे मॉलिक्यूल्स पास ऑन होते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल और ये एक्ट करता है एज ए मैग्नेटिकल बैरियर बिटवीन द इनर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस इट थ्रू डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और कुछ अदर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू। ये हम यहाँ पे एक टॉपिक बचता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आता है सेल वॉल। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो कि प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, फंगाई में और प्लांट सेल में। एक्चुअल में ये सेल वॉल जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में, खाली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, फंगाई में और प्लांट सेल में। अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है बना है प्लांट्स में सेल्यूलोज का, फंगाई में जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन का, जिसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, और जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है वो बना है पेप्टोग्लाइकन का, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में बात करें, इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, इनकी सेल को फाटने से बचाता है, किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बचाता है सेल को, और किसी पैथोजेनिक अटैक से सेल को बचाता है। और जो सेल वॉल है ये हेल्प करता है सेल को इंटरेक्ट करने विद अदर सेल, टू इंटरेक्ट विद द अदर सेल। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेल। हमारे पास दो टाइप्स की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, यानी कि यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि एक वेल डिफाइंड बाउंड्री में प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है शेप में, और यहाँ पे जो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे खाली एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, और वो भी 70S टाइप का प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इनमें एग्जांपल आती है बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा की और ब्लैकग्रीन एल्गे की। इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, इस सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है एक वेल डिफाइंड बाउंड्री में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। इसमें एग्जाम्पल आते हैं फंगाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। इसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है सेल का, जो कि लाई करता है इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इनसाइड द सेल। यहाँ पे जो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं सेल के अंदर। इसके बाद अगर हम पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म स्टैंड्स फॉर द इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम स्टैंड्स फॉर द नेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एंडोप्लाज्म एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंडोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें खाली एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसकी आउटर कवरिंग जो है वो खाली एक प्रेजेंट होती है, और ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ये खाली प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये जो सिस्टर्ने होता है ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये स्टाकड होता है, यानी कि एक पे ऊपर ये एक एडजस्ट किया गया होता है, और इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो कि इनके प्रोटीन में काम आते हैं। इसके बाद अगर हम ट्यूबुल्स के बारे में बात करें, ये ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन पे कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम वेसिकल्स के बारे में बात करें, ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। इसके बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो टाइप्स आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इसके पास ये राइबोसोम अटैच होते हैं इसकी सरफेस, वो इसलिए क्योंकि इसके पास स्पेशल अटैचमेंट्स होते हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, ड्यू टू विच राइबोसोम्स गेट्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। इसका जो फंक्शन है, इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। इसकी जो पोजीशन है वो है सेंट्रल इन पोजीशन एंड इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बना होता है सिस्टर्ने और वेसिकल से। इसके बाद अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, इसकी सरफेस स्मूथ होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये इन्वॉल्व होता है इन कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसकी पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, इट इज पेरिफेरल इन पोजीशन एंड इट इज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स।
इसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जनरल फंक्शंस के बारे में बात करें, इट सर्व्स एज ए चैनल फॉर प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और उस से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फिर ट्रांसफर करते हैं हम सेल से एक जगह से दूसरी जगह। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज कंसर्न विद द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज ट्रांसपोर्ट। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट प्लेज रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। ये जो स्मूथ, इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि ड्रग के टॉक्सिक नेचर को ये रिड्यूस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसका रोल है इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेल आती है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने फ्रॉम ब्रेन सेल। जब वो ब्रेन सेल की स्टडी कर रहे थे उन्होंने उस टाइम इसकी डिस्कवरी की। पहले कहा गया जाता था कि जो गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी की गई है ये एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन लेटर ऑन देखा गया इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी डिफरेंस है एज कम्पेयर टू फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेटर ऑन कहा गया कि जो गोल्गी एपैरेटस है ये अलग है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दूसरा नाम है गोल्गी एपैरेटस भी, या हम इसको कहते हैं गोल्गी बॉडी भी। गोल्गी बॉडी जो है इट इज़ फेमस एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, और ये एक्ट करता है एज द पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल। यहाँ पे कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। इसके बाद अगर हम इसके नंबर के बारे में बात करें, इसका जो ज़्यादा नंबर पाया जाता है वो पाया जाता है लिवर सेल्स में, पैनक्रेटिक सेल में और गॉल ब्लैडर सेल्स में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ द सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी कि 3 कंपोनेंट्स का इसका स्ट्रक्चर बना होता है। अगर हम सिस्टरने के बारे में बात करें, ये कर्व्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके सोलन एंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बेल्बस। ये स्टैक्ड होते हैं इन नेचर, यानी कि एक के ऊपर एक अरेंज किए जाते हैं और ये अनब्रांचड होते हैं, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करें, ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम वेसिकल्स के बारे में बात करें, ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये भी काम करते हैं एज पोस्टमैन ऑफ द सेल। इसके बाद अगर हम गोल्गी बॉडी के फंक्शंस के बारे में बात करें, इट वर्क्स एज फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, यानी कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मॉडिफिकेशन और उनकी पैकेजिंग का काम करते हैं वेसिकल्स में। इसका सिक्रेटरी रोल भी है, ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, एंजाइम्स को सिक्रेट करता है और हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स को भी ये सिक्रेट करता है। इसका रोल है इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल की फॉर्मेशन भी वर्क करता है और ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पोर्म। हमें पता है कि जो स्पोर्म है उसका जो हेड है वहाँ पे वो एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी बना होता है इस गोल्गी एपैरेटस से, इस गोल्गी एपैरेटस की हेल्प से। ये जो गोल्गी एपैरेटस है ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि एक सेल ऑर्गेनेल दूसरे सेल ऑर्गेनेल की फॉर्मेशन में काम आता है। अगर हम लाइसोसोम के बारे में बात करें, एक सुसाइड बैग इसको हम कहते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको जो कंसर्न है विद द ब्रेक डाउन एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर ये एक्ट करता है एज ए वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल, इसीलिए हम इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल इनसाइड द सेल बिकॉज कंटेनिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। कहते हैं कि जब किसी सेल में कोई अननोन पार्टिकल एंटर होता है तो उस टाइम ये लाइसोसोम जो है ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है, ड्यू टू विच ये उस ऑर्गेनिक मटेरियल को किल करता है और अपनी सेल को बचाता है किसी फॉरेन अटैक से। जब एक सेल डैमेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम उसका लाइसोसोम भी डैमेज होता है ड्यू टू जब वो बर्स्ट होता है इस डैमेज से, तो इसके जो अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो रिलीज होते हैं इस अटैक से, इस बर्स्ट से, तो उसकी वजह से अपनी सेल को अटैक करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ फेमस एज ए पावर एनर्जी ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर सप्लाई करता है सेल को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास अपना डीएनए है और इसके पास अपना राइबोसोम है, ड्यू टू विच इट इज़ कैपेबल टू मेकिंग देयर ओन प्रोटीन्स। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाते हैं, यानी कि यह हमें मदर के थ्रू पास ऑन होता है। इसके बाद आता है प्लास्टिड। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि डीएनए कंटेन करता है और इसके पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेम इसका फंक्शन है, सेम इसका ये जो प्रॉपर्टी है राइबोसोम्स खुद के होने की, डीएनए खुद के होने की,
तो ये इसका प्रॉपर्टी इसको मैच करता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये लेकिन ये खाली देखा जाता है प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करता है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है, यानी ये प्लांट्स को हेल्प करता है तो प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड फैट सॉल्युबल प्लास्टिड है जो कि फ्लावर्स और रूट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस फूड स्टोरिंग प्लास्टिड है। जब ये स्टोर करते हैं स्टार्च को तो हम उस टाइम इसको कहते हैं एमेलोप्लास्ट, और जब ये स्टोरेज प्रोटीन्स को स्टोर करता है तो हम उस टाइम इसको कहते हैं एलियोप्लास्ट, और जब ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं हम उस टाइम इसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। इसके बाद अगर हम वैक्यूल के बारे में बात करें, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सेल ऑर्गेनेल है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खाली प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स और एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। ये लार्ज साइज होता है प्लांट्स में, और अगर ये प्रेजेंट हो एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है या रिड्यूस्ड होता है, बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है या बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ये स्टोर करता है फूड को, गैस को, मिनरल्स को और पिगमेंट्स को। ये ऑलमोस्ट 90% स्पेस करता है ऑक्यूपाई प्लांट सेल में। और इसमें 4 टाइप्स आते हैं, इस वैक्यूल के 4 टाइप्स आते हैं, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और सैप वैक्यूल। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ फेमस एज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है सेल के अंदर। एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इसके पास प्रेजेंट होती है, और इसकी कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके पास कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलो करता है सर्टेन मॉलिक्यूल्स को टू गो आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म, यानी कि वो सेल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड से बाहर निकलते हैं और जाते हैं आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस न्यूक्लियस का वो है इट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं तब व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है क्रोमोसोम का। इन क्रोमोसोम का जो बने हैं ये क्रोमोसोम जो है ये दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो डीएनए होता है ये इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है, और इसी डीएनए से पता चलता है, इसी डीएनए में वो इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का बनना होता है। फंक्शन यूनिट जो डीएनए के है वो है जीन्स। यहाँ पे मैंने ड्रा किया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप इसकी आउटर कवरिंग है, और जो क्रोमेटिन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स बाहर जाते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इसी के थ्रू इनसाइड द न्यूक्लियस मटेरियल्स एंटर करते हैं। इससे हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पे मैंने साइड में कुछ जनरल फीचर्स के बारे में बात की, और यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें, ये खाली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसके बाद आता है प्लास्टिड, ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है वैक्यूल, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो एनिमल सेल में तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है या तो ये बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। इसके बाद आता है फूड रिजर्व। फूड रिजर्व क्या होता है एनिमल सेल में, वो होता है फूड रिजर्व एनिमल सेल में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन, एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किस तरीके से फूड अपना ये हासिल करता है एनिमल सेल, वो करता है इन द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से हेल्प लेता है अपना फूड प्रिपेयर करने में। इसके बाद अगर प्लांट सेल के बारे में बात करें, इसके पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि खुद अपने फूड को ये प्रिपेयर करता है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए सेल्स बनते हैं। इसमें 2 प्रोसेस आती है, माइटोसिस और मियोसिस। जब एक सबसे पहले अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करें, जब एक नई सेल बनती है, एक पहली पुरानी सेल पेरेंट सेल डिवाइड करती है तो उससे नई सेल बनती है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं माइटोसिस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं। अगर पहली सेल में या पेरेंट सेल में होते हैं 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, तो डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइटोसिस है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग में ये काम आता है और ग्रोथ में काम आता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में ये काम आता है माइटोसिस। इसमें एग्जांपल आती है डिवीजन इन यीस्ट एंड बैक्टीरियल सेल्स में एग्जांपल आती है। इसमें अगर हम मियोसिस के बारे में बात करें, जब सेल डिवाइड करते हैं इनटू एक सेल डिवाइड करती है 4 डॉटर सेल्स में, तो हम उसको कहते हैं मियोसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। अगर पहले सेल में पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें नई डॉटर सेल में खाली 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाफ नंबर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये जो मियोसिस होते हैं इट इज़ हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये जो यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। विद दिस हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ये नोट सारे ऐड करूँगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए एक बार फिर से देखने से। सो एट द एंड अगर आपको इस वीडियो ने किसी भी रीज़न से कोई भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में कोई भी हेल्प की होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।